किसान भाई नमस्कार, मैं पुनीत से सौदिया। किसान भाई, जब भी हमारी फसलों में कोई भी बैक्टीरिया जनित रोग आता है, बैक्टीरियल विल्ट हो, बैक्टीरियल ब्लाइट हो, या हमारा कैंकर रोग हो जो नींबू में आता है, या ब्लैक रॉट डिजीज हो जो हमारी गोभी की फसल में आता है, या अन्य कोई भी बैक्टीरिया जनित जब हमारी फसलों में रोग आता है, तो उसके लिए जो हमारे किसान भाई जिस दवा का प्रयोग करते हैं बैक्टीरिया नाशी के रूप में, एंटीबायोटिक के रूप में स्प्रे करते हैं, वो जो टेक्निकल है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट प्लस टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड। तो इन दो टेक्निकल का उपयोग ही हमारे किसान भाई बैक्टीरियल डिजीज की रोकथाम के लिए अपनी फसलों पर सबसे ज़्यादा करते हैं। देखिए, जो किसान भाई जानते हैं अच्छी बात है, जो किसान भाई नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो ये टेक्निकल है स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट प्लस टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड, इनके इंपोर्ट पर कम्प्लीटली बैन लगा दिया है कि कंपनियां अब एग्रीकल्चर पर्पज के लिए इन टेक्निकल को इंपोर्ट नहीं कर सकती हैं। और जनवरी 2024 से ये जो टेक्निकल हैं कम्प्लीटली बैन हो जाएंगे, यानी कि फिर ये टेक्निकल आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगे। तो देखिए, ये जो टेक्निकल है जिन ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाते थे, वो एक तो ये आप देख सकते हैं क्रिस्टल कंपनी का क्रिस्टोसाइक्लिन के नाम से मिलता था, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के नाम से भी मिलता था अदर कंपनी का, और भी अन्य कंपनियों के ब्रांड नेम से ये आपको जो टेक्निकल है वो मार्केट में मिल जाते थे। ये जो टेक्निकल था स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट प्लस टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड, ये जो टेक्निकल है ग्रीन टैग के साथ आते थे। ग्रीन टैग का मतलब होता है ये एनवायरनमेंट के लिए, मनुष्य के लिए एकदम सेफ है। तो देखिए, जब ये मनुष्य के लिए, एनवायरनमेंट के लिए एकदम सेफ है, तो गवर्नमेंट ने क्या जरूरत पड़ी कि इसको बैन करना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट जब भी किसी टेक्निकल को बैन करती है या तो रेड लेवल के साथ आता है या वो एनवायरनमेंट के लिए, मनुष्य के लिए खतरनाक होता है। तो लेकिन ये सेफ है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जो स्ट्रेप्टोमाइसिन टेक्निकल होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन का उपयोग जब मनुष्य के अंदर कोई भी बैक्टीरियल डिजीज होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर इस टेक्निकल को उस पेशेंट को देते हैं। जैसे कि मनुष्य के अंदर मान लीजिए टीबी की बीमारी होती है जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। तो टीबी की बीमारी आप जानते हैं इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पर है। तो जब टीबी किसी व्यक्ति को मॉडरेट टू सीवियर कंडीशन में हो जाती है तो उसको स्ट्रेप्टोमाइसिन टेक्निकल को रिकमेंडेड करते हैं डॉक्टर उस पेशेंट के लिए। तो ये टैबलेट फॉर्म में मिलता है, वो अलग होता है, मतलब ये नहीं होता है, ये तो केवल एग्रीकल्चर पर्पज के लिए है जो इसके अंदर है, वो अलग मिलता है हमें टैबलेट फॉर्म में, लेकिन टेक्निकल वही होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो उसका प्रयोग उस पेशेंट पे किया जाता है उसको ठीक करने के लिए, रिकवर करने के लिए। उसके साथ साथ और अन्य बैक्टीरिया जनित बीमारी होती है, मान लीजिए स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, या प्लेग की बीमारी हो जाती है, निमोनिया की बीमारी हो जाती है, तो इनको ठीक करने के लिए भी स्ट्रेप्टोमाइसिन दवा का उपयोग पेशेंट पे किया जाता है। डॉक्टर उसके लिए उसको रिकमेंडेड करते हैं। देखिए, ये जो टेक्निकल है जब दवा के रूप में व्यक्ति के लिए काम में आता है, उसके साथ साथ ये ग्रीन टैग के साथ आता है, तो फिर भी जो गवर्नमेंट है उसने इस पर बैन क्यों लगाया? जो किसान भाई जानते हैं वीडियो को पॉज कीजिएगा, हमें कमेंट करके अपना जवाब जरूर बताइएगा। तो चलिए समझते हैं आखिर क्या जरूरत पड़ी कि गवर्नमेंट को इन टेक्निकल को बैन करना पड़ा। देखिए, अभी हो क्या रहा था कि जो हमारे किसान भाई हैं वो इन दवाओं का उपयोग, यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट प्लस टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड, इन टेक्निकल का उपयोग, इस एंटीबायोटिक दवा का उपयोग अपनी फसलों पर अंधाधुंध कर रहे थे। यानी कि उनकी फसलों में यदि रोग भी नहीं है तब भी वो इसका स्प्रे अपनी फसलों पर अन्य फंजीसाइड के साथ मिलाकर दे देते थे। यानी कि उनकी फसलों में यदि बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है तब भी स्प्रे करते थे, और जो डोज इसके लिए रिकमेंडेड की गई थी उससे हाई डोज के साथ स्प्रे कर रहे थे। उसका कारण ये था क्योंकि वो लगातार इस टेक्निकल का उपयोग अपनी फसलों में कर रहे थे, तो उनके खेती के अंदर जो बैक्टीरिया उनमें भी रेजिस्टेंस डेवलप हो गई थी, जिसके कारण इसकी कम डोज उनकी फसलों पे काम नहीं कर रही थी। वो हाई डोज के साथ और इसका उपयोग कर रहे थे, और रोग नहीं है तब भी अन्य फंजीसाइड के साथ इसको मिलाकर स्प्रे में दे रहे थे ताकि उनकी फसलों में रोग ना आए। तो इसका उपयोग लगातार और अंधाधुंध मात्रा में हो रहा था, क्योंकि ये उनको बहुत सस्ते में अवेलेबल हो जाता था। बहुत सस्ता ये जो टेक्निकल है बहुत सस्ता होता है। उससे क्या हो रहा था कि जो उससे एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्शन निकलता था, मान लीजिए टमाटर, आम, या जिन फसलों पे आप करते थे, तो ये एंटीबायोटिक दवाएं जब मनुष्य की थाली तक पहुंच रही थी फलों के जरिए, उसके अनाज के जरिए, और मनुष्य उसको लगातार खा रहा था, तो धीरे धीरे उसकी बॉडी के अंदर जो ये डोज है, जो एंटीबायोटिक की जो ये केमिकल की डोज है, वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसके अंदर जा रही थी, जिसके कारण उसके अंदर जो भी हानिकारक बैक्टीरिया थे वो रेजिस्टेंस डेवलप कर ले रहे थे। अब हो क्या रहा था, मान लीजिए किसी व्यक्ति को यदि टीबी हो जाती है और वो डॉक्टर के पास जाता था, तो डॉक्टर उसको एंटीबायोटिक दवाएं रिकमेंडेड कर देता था, यानी कि वो दवाएं देकर उसको घर भेज देता था। जब वो पेशेंट उन दवाओं को लगातार खाता था कुछ समय के लिए, तो देखा जाता था कि उसकी जो हालत है और ज़्यादा बिगड़ती जा रही है सुधरने के बजाय।
उसका कारण ये होता था कि उसकी जो एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति उसकी बॉडी यानी कि उसके अंदर जो बैक्टीरिया हैं उन्होंने पहले से ही रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर ली है, जिससे उन दवाओं का असर अब उस पर नहीं हो रहा था, जिससे उसकी जो टीबी की समस्या वो भयंकर कंडीशन में पहुंचने के कारण उसकी मौत हो जाती थी। तो ये गंभीर समस्या बनती जा रही थी। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज भी जो दुनिया में, पूरी दुनिया में लगभग 7 लाख लोग जीवाणु रेजिस्टेंस के कारण मर जाते हैं, यानी कि उनकी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, जिससे उनके ऊपर एंटीबायोटिक दवा काम नहीं करती हैं, उनकी जो डिजीज है, बीमारी है, बहुत सीवियर कंडीशन में पहुंच जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। तो इसी कारण से गवर्नमेंट को ये एक्शन लेना पड़ा, इन दवाओं को बैन करना पड़ा, वरना ये जो समस्या थी भयंकर कंडीशन में पहुंच सकती थी। मान लीजिए ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहता तो हर व्यक्ति के अंदर जीवाणु प्रतिरोधकता यानी कि जो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस की समस्या उत्पन्न हो जाती और उसके पर कोई भी एंटीबायोटिक दवाएं काम नहीं करती, जिसके कारण उसकी मृत्यु होना तय थी, या जो हमारा जो इलाज था वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता, जो आम आदमी के अंडर में नहीं होता। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सेफ्टी के लिए ही जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको ये डिसीजन लेना पड़ा कि इन दवाओं को बैन करना पड़ा। हालांकि ये जो केमिकल हैं आपको मार्केट में 2024 तक अवेलेबल रहेंगे, 2024 तक आपको मिलते रहेंगे, जनवरी 2024 तक। तो जब तक आप इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सही डोज के साथ, और जब आपकी फसलों में बैक्टीरियल डिजीज का सिम्टम्स दिखाई दे, आपको सिम्टम्स दिखाई दे, तभी उपयोग करें। बिना जरूरत के उपयोग ना करें और अधिक डोज के साथ बिल्कुल भी उपयोग ना करें। ये सावधानी के साथ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यही थी आज की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा, उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलता हूं आपको एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।